आइए हम लोग आज ज्योग्राफी की ज्ञान की गंगा में गोता लगाएंगे, एकदम सारगर्भित ढंग से पढ़ेंगे, मजेदार ढंग से पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था मित्रों, क्या बताया था कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा को, जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं साथियों, उस रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? भूमध्य रेखा, या इसी का दूसरा नाम है साथियों, इसी का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। इसका नाम विषुवत क्यों पड़ा, आगे चल के हम इसका भी जवाब दे देंगे साथियों, ठीक है। अब साथियों अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे साथियों, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री, ऐसे तो सब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, इस तरह इधर कितना रेखा हो जाएगा, टोटल मिला के 89 हो जाएगा। इधर होगा कि नहीं? टोटल 89 इधर अक्षांश रेखा खिंचाएगा और 89 टोटल इधर अक्षांश रेखा खिंचाएगा, तो टोटल मिला के 178 और एगो बीच में 0 डिग्री अक्षांश है, तो टोटल गलों पर अक्षांश की संख्या 179 होती है, ठीक है। अब साथियों इस 23.5 डिग्री ऊपर वाले नॉर्थ वाले को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं साथियों? हम लोग इसको कर्क रेखा कहते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अब क्यों 23.5 डिग्री क्यों खींचते हैं, जबकि हमने आपको नियम बताया था कि कोई भी अक्षांश खिंचाएगा तो 1 डिग्री के अंतराल पर खिंचाएगा। 23.5 डिग्री क्यों हुआ, हम इसका जवाब आपको दे चुके हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे साथियों, तो ये 66.5 डिग्री अक्षांश साथियों, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले अक्षांश को साथियों बोलते हैं हम लोग आर्कटिक वृत्त मित्रों। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। और इधर अगर बात करें तो जब इधर ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो नीचे भी 23.5 डिग्री साउथ होगा साथियों। 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? मकर रेखा। और इधर भी तो नीचे में 66.5 डिग्री होगा, तो 66.5 डिग्री साउथ वाली रेखा को, 66.5 डिग्री वाले साउथ रेखा को हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त साथियों। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। वृत्त क्यों? हम लोग इसको किस पर खींच रहे हैं साथियों? ग्लोब पर खींच रहे हैं साथियों। तो ग्लोब पर हम जब कोई भी चीज को खींचते हैं तो वहां रेखा नहीं माना जाता बल्कि वृत्त माना जाता है। अगर मैप में किसी भी चीज को खींचेंगे, अगर मैप में यही अक्षांश को खींचेंगे तो मैप में वहां वृत्त ना होकर वो साथियों रेखा होगा। आप उम्मीद करते हैं मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हमने आपको यह बताया कि दो अक्षांश के बीच की दूरी, मान लो ये 0 डिग्री अक्षांश है और या 1 डिग्री अक्षांश है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कहा जाता है कटिबंध। क्या कहा जाता है साथियों? कटिबंध कहा जाता है। यानी कि दो अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है साथियों? कटिबंध। कटिबंध मतलब क्या होता है? कटि मतलब होता है कमर और बंध मतलब होता है बंध मतलब बंधना। तो जिसका कमर बंद हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? कटिबंध। ग्रीक का एक लैंग्वेज है साथियों कटिबंध, अपना एक ग्रीक का भाषा है साथियों, जिसको वो लोग कटिबंध कहता है, कमर बंद को वो लोग कटिबंध कहता है, ठीक है साथियों। तो हम लोगों ने ये समझ लिया। अब देखिए ध्यान से समझते चलिए। हमने आपको ये कहा कि ये हमारे सूर्य भगवान है, ये हमारे सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान साथियों, सूर्य भगवान तो पृथ्वी के हर सिरे पर चमकते हैं। सूर्य भगवान पृथ्वी के हर सिरे पर चमक रहे हैं, हर सिरे पर चमक रहे हैं। लेकिन साथियों हम ये कहते हैं कि सीधी सीधी सूर्य की किरणें सीधी सीधी कहां चमकेगी साथियों? सूर्य की किरणें, सूर्य भगवान की किरणें सीधी सीधी कहां चमकेगी मित्रों? तो कहां चमकेगी? ये कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में। कहां चमकेगी? ये कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में, एकदम सीधी सीधी सूर्य क्या हो जाएंगे? सीधी सीधी होंगे साथियों। इसलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें एकदम सालों भर कहीं ना कहीं सीधा चमकेगा साथियों। कहीं ना कहीं कैसा चमकेगा? एकदम सीधा, खड़े खड़े चमकेगा, लंबवत चमकेगा साथियों। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एल्विडो बताया था, एल्विडो प्रकाश का परावर्तन बताया था ना, इसका एग्जांपल मैं दिया था। उम्मीद करते हैं आप उस वीडियो को देखे होंगे। या पृथ्वी के अक्षांश को जो पढ़ रहे हैं, कटिबंध को पढ़ रहे हैं, ये किसने बांटा? तो ग्रीक के लोगों ने बांटा। किसने बांटा? ग्रीक के लोगों ने बांटा। ग्रीक के एक लोग थे जिसका नाम था एरिस्टिनोज। क्या नाम था साथियों? एरिस्टिनोज। उन्होंने बांटा। खैर उसको जानना जरूरी नहीं है साथियों। चलिए हम लोग अब इसको सारगर्भित ढंग से समझते हैं साथियों, ठीक है। कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें सालों भर चमकेगी। सूर्य की किरणें सालों भर चमकेगी। तो जब सालों भर चमकेगी तो ये वाला क्षेत्र जो 1 नंबर क्षेत्र है साथियों, 1 नंबर मतलब यहां से यहां का क्षेत्र, क्या यहां गर्मी होगा? जब सूर्य की किरणें यहां सालों भर चमक रही है तो क्या यहां गर्मी होगा साथियों? होगा। तो जब गर्मी होगा तो गर्मी, ग्रीक के लोग गर्मी को कहा जाता है उष्ण। क्या बोलते हैं? उष्ण कहते हैं, हुस्न नहीं, उष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण। और ये क्या है साथियों? ये अक्षांशों के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? कटिबंध। तो इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। तो साथियों कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। नाम दे रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं टोरिड जोन। क्या बोलते हैं मित्रों? टोरिड जोन। अब हम आपसे पूछते हैं साथियों, अब यहाँ सूर्य की किरणें यहाँ क्या होगा? यहाँ तिरछा पड़ेगा। तो जब तिरछा पड़ेगा साथियों, यहाँ तिरछा पड़ेगा, 66.5 डिग्री तक तिरछा पड़ेगा। तो यहाँ जब 66.5 डिग्री पर कभी तिरछा पड़ेगा तो कभी क्या होगा? कभी गर्मी लगेगा और कभी साथियों क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। कभी गर्मी लगेगा तो कभी ठंडा लगेगा, कभी गर्मी लगेगा तो कभी ठंडा लगेगा। तो ठंडा को कहा जाता है शीत। क्या कहा जाता है? शीत। और गर्मी को कहा जाता है उष्ण। गर्मी को क्या कहा जाता है? उष्ण। तो इसलिए इसको बोल गया शीतोष्ण। अगर दोनों को मिला दें, शीत जोड़ उष्ण इक्वल टू शीतोष्ण, और लास्ट में क्या लगा दिया मित्रों? कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, या नहीं तो इसे उपोष्ण कटिबंध भी बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? इसे उपोष्ण कटिबंध भी बोलते हैं साथियों। यहाँ क्या होगा? यहाँ कभी ठंडा पड़ेगा और कभी गर्म पड़ेगा साथियों।
इसलिए इसका नाम क्या हो गया साथियों, शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन साथियों सूर्य की किरणें यहां उतना नहीं पहुंच पाएगी साथियों। ये जो देख रहे हो 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की तरफ साथियों, यानी कि आर्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक साथियों सूर्य की किरणें उतना नहीं पहुंच पाएगी साथियों। एल्बिडो जो है, एल्बिडो यहाँ तो तिरछा जो है, तिरछा ज्यादा हो जाएगा साथियों। इसलिए साथियों ये क्षेत्र आपको ठंडा मिलेगा, केवल ठंडा मिलेगा साथियों। ये क्षेत्र कैसा रहता है साथियों, केवल ठंडा रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को शीत कहा जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है मित्रों, शीत कटिबंध कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो जब हम ऊपर में ये बोले, जैसे 1 नंबर ये हुआ, 2 नंबर ये हुआ, 3 नंबर ये हुआ, तो निचुआ में भी यही होना चाहिए। 4 नंबर को हम क्या बोलेंगे साथियों, 4 नंबर को यहाँ जब 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में हम लोग शीतोष्ण बोले साथियों, ये भी तो शीतोष्ण होगा। सेम टू सेम वही चीज इसमें आ रहा है ना साथियों, शीतोष्ण कटिबंध। 5 नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध। लेकिन साथियों और भी इसमें बढ़ता है। यूपीएससी ये यही नहीं रुक रही है। यूपीएससी का अभी नहीं, और सुनिए, यूपीएससी का कहना था कि शीत कटिबंध को और बांट दिया है टुंड्रा और टैगा में। वो साथ में जब हम वन पढ़ाएंगे ना, वन पढ़ाएंगे, तो उस समय हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी ग्रीक के लोगों ने पृथ्वी को कई जोन में बांट दिया है साथियों। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं साथियों, शीत कटिबंध। इंग्लिश में बोलते हैं टोरिड जोन। समझ रहे हैं सर, क्या बोलते हैं, टोरिड जोन। इसके बाद 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा को हम लोग क्या, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, या नहीं तो उपोष्ण कटिबंध कहते हैं साथियों। और इसके ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, शीत कटिबंध। यहाँ बिल्कुल ठंडा रहता है साथियों। हमने यही बताया था कि 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। कैसे होता है साथियों, हमने आपको बता दिया है। अब भारत यहाँ कर्क रेखा बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को कर्क, और इसके बाद इधर है, तो भारत हमारा आधा उष्ण कटिबंध में पड़ता है, आधा शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो शीतोष्ण में इधर जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण मतलब कभी गर्मी रहेगा तो कभी ठंडा रहेगा। उष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ते हैं, सब देखते हैं। अब एकदम ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी है, यहाँ है आपका 0 डिग्री अक्षांश सर 0 डिग्री अक्षांश, और ये वाला अक्षांश 23.5 डिग्री नॉर्थ है साथियों। इसको हम अगर कर्क रेखा बोलते हैं डायरेक्ट, तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे सर, कर्क रेखा। और यहाँ वाले अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, मकर रेखा। बोलते हैं कि नहीं मित्रों, बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं, मकर रेखा। अब इस वाले क्षेत्र को साथियों, यहाँ से यहाँ वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों, यहाँ से यहाँ वाले क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं मित्रों, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। उष्ण कटिबंध ये क्षेत्र में सूर्य सालों भर सीधी चमकता है, लंबवत चमकता है साथियों। तो जब लंबवत चमकता है तो ये क्षेत्र ज्यादा गर्म होना चाहिए। हमारा 12 सालों भर गर्म रहता है क्या, नहीं ना रहता है। तो इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ लोचा है साथियों। ये सूर्य जो है ना, सूर्य यहां से जब इधर जाता है, नीचे की तरफ जाता है, दक्षिणयान की तरफ। अब दक्षिणयान जब हम बोलेंगे, दक्षिणयान मतलब बोलेंगे कि दक्षिण की तरफ जा रहा है, और जब उत्तरयान बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि उत्तर की तरफ जा रहा है सूर्य। तो साथियों जब दक्षिण की तरफ जाता है, तो जब दक्षिण की तरफ जाएगा, तो अगर मान लो मकर रेखा पर अगर सीधी सीधी सूर्य मकर रेखा पर चमक रहा है, तो इस क्षेत्र में क्या होगा, ठंडा पड़ेगा कि नहीं, बताओ मित्रों, पड़ेगा कि। 21 जून को साथियों, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधी सीधी चमकती है साथियों। तो हम आपसे ये कहते हैं कि जून में गर्मी होगा। 21 जून को हम कह रहे हैं कि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकती है। तो साथियों हम इसका मतलब ये है कि यहाँ ज्यादा उस समय भारत में कड़कड़िया गर्मी पड़ेगा कि नहीं मित्रों, बताओ, कड़कड़िया गर्मी पड़ेगा साथियों। और याद कीजिए, जब कड़कड़िया जब गर्मी पड़ेगा साथियों, तो भारत के अगल बगल में क्या है, समुद्र है कि नहीं। तो समुद्र क्या होगा, भाप बनकर ऊपर उठेगा, और जब भाप बनकर ऊपर उठेगा साथियों, बनेगा बादल। और जब बादल बनेगा साथियों, 22 जून से पानी पड़ना शुरू हो जाता है। सूर्य जो है विषुवत रेखा पर कभी ना कभी सूर्य लंबवत चमकता होगा साथियों। तो 21 मार्च को सर सूर्य जो है विषुवत रेखा पर एकदम खड़े खड़े चमकता है मित्र। 21 दिसंबर या 22 दिसंबर, किसी बुक में 21 दिसंबर दिया है, तो 21 ठीक ही रहेगा। तो हम मान लेते हैं 22 दिसंबर को साथियों, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर साथियों सूर्य लंबवत चमकता है। तो हम ये कहते हैं कि जब यहाँ 22 दिसंबर को मकर रेखा पर भयानक गर्मी पड़ेगा साथियों, लेकिन यही 22 दिसंबर को साथियों कर्क रेखा पर भयानक ठंडा पड़ेगा। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, एक बात पूछे अपने, वो इसलिए गुस्साएगा नहीं, पूछे। एक बार गया इधर से और सूर्य एक बार आया इधर से, गया और आया, जाने और आने में 2 बार चमका एक जगह, कहां चमका बताओ तो। जाने और आने में दोनों बार चमका, कहां चमका बताओ, 2 बार चमका एक जगह बीच में। वाह क्या बात है। यानी कि साथियों 21 मार्च को चमकेगा ही चमकेगा सूर्य रेखा पर, ठीक है। जब इधर से जा रहा था उत्तरयान की तरफ हो रहा था सूर्य, तो कर्क रेखा पर चमका 21 मार्च को मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि 3 महीना के बाद फिर कर्क रेखा पर चला गया, 3 महीना पर चला गया। और जब आया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर साथियों, सितंबर में जब यहां से लौटेगा, 3 महीना रहता है, यहां से यहां जाने में 3 महीना, फिर यहां आने में 3 महीना। तो जिस समय गया यहां चमका, और उधर से आएगा तो पर भी यहां चमकेगा। तो साथियों 23 सितंबर को भी विषुवत रेखा पर साथियों खड़े खड़े सूर्य चमकता है साथियों। याद रखना, विषुवत रेखा पर
साल में 2 बार जो है सूर्य लंबवत चमकेगा साथियों, जबकि कर्क और मकर रेखा पर मात्र एक बार चमकेगा साथियों लंबवत। समझ में आया सर? मतलब ये समझना कि यहाँ से यहाँ जाने में सूर्य को, यहाँ से यहाँ सूर्य की किरणें चमकने में साथियों 3 महीना, और फिर यहाँ से 3 महीना, फिर यहाँ से 3 महीना, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में 6 महीना और यहाँ से यहाँ जाने में 6 महीना लगता है साथियों। 12 अक्टूबर को इसमें आया होगा। अब सूर्य जो है दक्षिणायन की तरफ होगा, दक्षिण की तरफ आएगा, तो इसमें आएगा साथियों। तो ये वाला जो क्षेत्र है साथियों, ये वाला ज्यादा गर्म होगा और ये वाला कम गर्म होगा। तो जब ज्यादा गर्म होगा तो यहाँ मौसम भी परिवर्तन होगा कि नहीं? सूर्य के ही कारण तो मौसम चेंज होता है ना। समझ में आया कि नहीं? यहाँ क्या होगा, हो सकता है यहाँ पानी पड़ेगा और यहाँ क्या होगा साथियों, यहाँ ठंडा पड़ेगा। तो साथियों हम ये कह सकते हैं कि ये जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में वर्षा का समान वितरण होगा क्या? क्या एक जैसा वर्षा होगा क्या? बता मित्रों, क्या एक जैसा वर्षा होगा क्या? बताओ, कहीं पूरा, कहीं कम, कहीं अत्यंत कम, कहीं सुखाड़ हो जाएगा साथियों? क्या होगा मित्रों? बताओ, होगा बताओ। अब आपसे हम ये पूछते हैं कि सबसे अधिक वर्षा 1 नंबर में होगा, 2 नंबर में होगा या 3 नंबर में होगा? बताओ। हम आपसे ये पूछते हैं कि सर्वाधिक वर्षा 1 नंबर में होगा, 2 नंबर में होगा या 3 नंबर में होगा? बताओ सर, कहां होगा? बताओ यार, 3 नंबर में होगा। ओ माय गॉड, थोड़ा दिमाग लगाओ, 3 नंबर में कैसे होगा? सूर्य तो एक बार यहाँ चमक कर फिर इधर होने लगा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 बार चमका सूर्य, जो है विषुवत रेखा पर 2 बार चमका, तो इसलिए जब इधर से जा रहा था तखनी वर्षा करा दिया और उधर से आने टाइम तो उस समय वर्षा करा दिया। इसलिए 0 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र में साथियों, इस क्षेत्र में साथियों सर्वाधिक वर्षा होगा साथियों, जबकि इससे इधर साथियों इसकी अपेक्षा में कम वर्षा होगा साथियों। उम्मीद करते हैं सर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। सूर्य के प्रकाश को क्या कहा जाता है? सूर्य के प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में? सूर्य के प्रकाश को हम लोग बोलते हैं सूर्य ताप। क्या बोलेंगे साथियों? सूर्य ताप बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों? सूर्य ताप बोलेंगे। समझ में आया? तो हम सूर्य ताप बोलेंगे तो समझ जाओगे आप लोग। अब साथियों हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, टोरेड जोन के बारे में पढ़ते हैं साथियों। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कर्क और मकर रेखा वाले क्षेत्र को, कर्क टू मकर रेखा वाले क्षेत्र को, बीच वाले क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं साथियों। हम आपसे पूछते हैं सूर्यताप, इसमें सूर्यताप क्या होगा साथियों? सूर्यताप होगा सबसे अधिक होगा साथियों। शीतोष्ण कटिबंधीय से, शीत कटिबंधीय से सबसे सूर्यताप सर्वाधिक होगा साथियों। अब जब सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक होगा तो साथियों वर्षा का समान वितरण होगा क्या? वर्षा का समान वितरण होगा क्या? बिल्कुल समान वितरण नहीं होगा साथियों। एक जैसा सब जगह वर्षा नहीं होगी साथियों, एक जैसा वर्षा नहीं होगी साथियों। कहीं कम वर्षा तो कहीं अधिक वर्षा, तो कहीं मौसमी वर्षा तो कहीं कुछ ऐसे होगी साथियों। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग वर्षा के समान वितरण के हम लोग स्थानीय आधार पर स्थानीय वितरण को समझें। वर्षा के हम लोग इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा के स्थानीय वितरण को समझते हैं। वर्षा के स्थानीय वितरण मतलब वर्षा किस जगह पर कम और किस जगह पर सर्वाधिक होगी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं साथियों। इसके बारे में हम लोग समझते हैं साथियों। इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ध्यान से समझना, इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा भी क्षेत्र होगा साथियों जहां पूरे वर्ष वर्षा होगा, पूरे वर्ष वर्षा होगा। इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कुछ ऐसा भी क्षेत्र होगा। हमने क्या बताया, क्या इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा एक जैसा होता है क्या? नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसा भी क्षेत्र होगा जहां पूरे वर्ष वर्षा होगा, सालों भर वर्षा होगा कि नहीं? अब ये पूछ नहीं देना कि सर ये पृथ्वी है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ कर्क रेखा हुआ, ये मकर रेखा हुआ, तो बताइए पूरे वर्ष वर्षा कहाँ होता है? पूरे वर्ष वर्षा कहाँ होता है? तो ये गलती से भी नहीं पूछ देना, हम आपको आगे के क्लास में बताएंगे। अभी हम इसको अक्षांश और देशांतर पढ़ा रहे हैं साथियों। जब जलवायु विज्ञान घुसेंगे, जब जलवायु विज्ञान के चैप्टर में घुसेंगे तो उस समय और बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। तो अभी आपको हम समझा रहे हैं इसका कंसेप्ट को, इसके बाद फैक्ट को बाद में देंगे, ठीक है? तो कुछ ऐसा भी क्षेत्र होगा जहां पूरे वर्ष वर्षा होगा। अब आपसे हम ये पूछते हैं साथियों, जहां पूरे वर्ष वर्षा होगा मेरे साथियों, अगर मान लो पूरे वर्ष वर्षा होगा, जिस जगह पर पूरे वर्ष वर्षा होगा साथियों, वहां वन क्या होगा, वहां का जंगल क्या होगा, वहां का वनस्पति क्या कहते हैं? पेड़ पौधों के समूह को क्या कहा जाता है? वनस्पति कहा जाता है। तो साथियों वहां वनस्पति कैसा होगा? हरा रहेगा। क्या रहेगा साथियों? हरा रहेगा। तो जब कोई भी चीज हरा रहे, सालों भर हरा रहे, उसी को कहा जाता है सदा हरित वन। क्या कहा जाता है मित्रों? सदा हरित वन। समझा ना? समझा? जहां पूरे वर्ष वर्षा होगा साथियों, वहां वनस्पति, वहां वन कैसा होगा? सदा हरित रहेगा, मतलब सदा हरा भरा रहेगा साथियों। एक बात बताते हैं, जहां सदा हरा भरा वन रहेगा, जो जिस जंगल में सदा हरा भरा पत्ते रहेंगे साथियों, हरा भरा दिखेंगे साथियों, कभी मरा हुआ वृक्ष नहीं दिखेगा साथियों, तो आपको क्या लगता है मित्रों, क्या लगता है यहाँ जानवर के प्रजाति यानी पशु के प्रजाति ज्यादा रहेंगे कि एक से अधिक वैरायटी के पशु रहेंगे साथियों? एक से अधिक पशु के प्रजाति पाए जाएंगे साथियों। समझ रहे हैं सर? एक बात बताओ साथियों, अब एकदम देखो सब इसी से रिलेटेड है, बस इसको समझना है। यहाँ वृक्ष कैसे होंगे? लंबे वृक्ष होंगे साथियों। वृक्ष कैसे होंगे? लंबे वृक्ष होंगे साथियों। वृक्ष कैसे होंगे? लंबा होंगे। पूछोगे सर क्यों होंगे ऐसे लंबा? अब ये पेड़ है साथियों,
ये पेड़ है, ये पेड़ है साथियों, ये पेड़ है, ये पेड़ है साथियों, ये पेड़ है। अब जो नीचे वाला, अब यहाँ क्या होता है साथियों, यहाँ क्या होता है, सूर्य की किरणें, इतना हरा भरा रहता है, सूर्य की किरणें साथियों, सूर्य की किरणें जो होता है ना साथियों, सूर्य की किरणें क्या होता है, सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए ये जंगल जाओगे ना तो काला ही काला, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा साथियों, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। जैसे अमेजन का जंगल सदा हरित वन है साथियों, अमेजन का जंगल जो है सदा हरित वन है साथियों। अब आपको हमें, अब क्यों सर ये हरा भरा दिखेगा, सूर्य की किरणें, पत्ते, यहाँ के वृक्ष जो है सूर्य की किरणें पेड़ के जड़ तक आने ही नहीं देंगे साथियों, पेड़ के जड़ तक आएंगे ही नहीं। तो इसलिए जितने भी यहाँ छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे यहाँ होंगे साथियों, वो क्या करेंगे, पेड़ क्या करेंगे, और दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे, बोलेंगे हम और बढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ के वृक्ष क्या होंगे मित्रों, लंबा होंगे। अब यहाँ की पत्ती की बात करें, वृक्ष की पत्ती कैसा होगा साथियों, चौड़ा चौड़ा होगा साथियों। पूछोगे क्यों सर, पूछो ना सर क्यों होगा, पूछो यार, पूछो। एगो चीज पढ़ाए थे, वाष्पोत्सर्जन पढ़ाए थे, पता है क्या होता है, हमने कहा पूरे वर्ष वर्षा होंगे इस जगह पर, ऐसी जगह होंगे जहां पूरे वर्ष वर्षा होंगे। जब पूरे वर्ष वर्षा होंगे तो पानी जमाव कहां होगा, जड़ के पास। और जब जड़ के पास जमा होगा यानी कि ये पानी क्या होगा, अगर ज्यादा पानी, अगर पानी को निकालने के लिए, तो आप तो जाओगे नहीं सर, आप जाओगे क्या, ऐसा थोड़ी कि आप जंगल में पानी आ रहा, जंगल में पानी जमा हो गया तो आप निकालने जाओगे नहीं। तो वहां पेड़ पौधे क्या करते हैं, एकदम घचाघच पानी लेते हैं, तना के माध्यम से पत्ते के पास पानी जाते हैं, और पत्ता क्या करता है, वो पानी को जल्दी नहीं छोड़ेगा तो पत्ते सड़ जाएंगे साथियों, काहे कि पानी ज्यादा है, इसलिए साथियों वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। और जो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होने के लिए पत्ते क्या होंगे, चौड़ा चौड़ा होंगे, जितना चौड़ा होंगे वाष्पोत्सर्जन जो उतना ज्यादा होगा साथियों, चौड़ा चौड़ा होगा। अरे भैया तुम एटी खाते हो तो ऐसे मुंह करते हो, अगर तुमको ज्यादा भूख लगा, हाप हाप गपा गप ले ठपा ठप ठप रे ठप यालू चप करते हो ना, तो उसी तरह साथियों यहां क्या होता है, पानी ज्यादा जमा होने के कारण ये वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करने के लिए ये अपने पत्ती को क्या कर देते हैं साथियों, चौड़ा कर देते हैं साथियों। तो इसलिए जो सदाहरित वन की जो पत्ती होंगे साथियों, वो चौड़ा चौड़ा होंगे साथियों। ऊपर का जो भाग होता है इस तरह, ये जो वृक्ष होंगे साथियों, ये जो वृक्ष होंगे इस तरह छतरी नुमा होंगे। ये किस तरह होंगे, ये छतरी नुमा होंगे साथियों। ये जो वृक्ष होंगे ना, ये छतरी नुमा होंगे साथियों। इसके नीचे में लताएं पाई जाएगी, इसके नीचे में क्या पाई जाएंगे, लता जानते हो, झाड़। सदाहरित वन में क्या होता है, पेड़ जो होते हैं ना, प्रकाश को पाने के लिए कंपटीशन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कंपटीशन करते हैं। उसको चाहिए सूर्य का प्रकाश, अगर छोटा रह गया तो ये पेड़ ढक देगा उसको, इसलिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। और जब कंपटीशन करते हैं तो ये पेड़ भी बड़ा होने लगते हैं, ये भी पेड़ बड़ा होने लगते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो सदाहरित वन में जो पेड़ पौधे होते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं यार। यहाँ इसमें लताएं होती है, और लताएं क्या होती है, ये वृक्ष से लपेट जाते हैं, लताएं क्या होती है, वृक्ष से गले लग जाते हैं। ये लताएं क्या हो जाते हैं, वृक्ष से लिपट जाते हैं साथियों। और जब वृक्ष से लिपट जाएंगे तो जो पानी जो पड़ता है ना साथियों, जो पानी पड़ेगा, ये पानी जब पड़ेगा तो वृक्ष पर जब पानी पड़ेगा तो यही लताएं क्या करती है, यही लताएं से सरसराते हुए साथियों, सरसराते हुए पानी नीचे की तरफ आ जाता है साथियों। यही लता से लिपट कर पानी नीचे आ जाता है, सरसराते हुए नीचे आ जाता है साथियों। क्या होता है साथियों, सरसराते हुए क्या होता है, सरसराते हुए नीचे आ जाता है साथियों। इसलिए इस घटना को कहा जाता है, जब पानी सरसराते हुए नीचे आ जाता है लता के माध्यम से, तो इसे कहा जाता है हवाई सरिता। क्या कहा जाता है, हवाई सरिता साथियों। तो साथियों वर्षा का जो पानी होता है किसके माध्यम से आता है साथियों, तना के माध्यम से आता है डायरेक्ट। अभी अगर आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो आप किसी वृक्ष पर जाएंगे, किसी वृक्ष के पास जाएंगे, अगर पानी पड़ेगा तो सगरो छटर पटर पानी आ जाएगा। लेकिन अगर क्या होता है, अगर सदाहरित वन में जाएंगे साथियों, तो यहाँ लताएं, इस वृक्ष से लताएं लिपटी होती है, और जब पानी पड़ता है तो यही तना के माध्यम से पानी कहां हो जाता है साथियों, नीचे की तरफ आ जाता है। आपको छिटा पुट नहीं मिलेगा, इधर छिटका छिटकी नहीं मिलेगा पानी। अगर आप इस वृक्ष के नीचे में अगर रह जाएंगे तो आप भीगेंगे नहीं। पानी जो है सरसरा कर तना से होकर जाती है साथियों। इसलिए सदाहरित वन के जो वृक्ष होते हैं साथियों, ये इनकी लकड़ियां बड़ा कठोर होती है साथियों, क्या होगा, कड़ा होगा। और इस यहाँ देखो हरा भरा है, ये वन हरा भरा है, तो कई जो है पशु के प्रजातियां पाई जाएंगे। तो जब कई पशु के प्रजातियां पाई जाएंगे, यहाँ ऐसे चींटी पाए जाएंगे साथियों, ऐसे चींटी पाए जाएंगे। अगर आपको एक बार संजोग से, अगर गलती से भी अगर आपको काट लिया, आप मर जाएंगे साथियों। क्योंकि ये हरा भरा रहेंगे तो जीव जंतु भी एक से एक रहेंगे साथियों, एक से अधिक जीव जंतु रहेंगे साथियों, और जहरीले भी जानवर रहेंगे साथियों, जिस कारण आप इस जंगल में नहीं जा पाएंगे साथियों। इसका मतलब साथियों हम ये कहते हैं कि यहाँ जीवों की अलग अलग वैरायटी है, इस जंगल में जीवों की अलग अलग वैरायटी है। इस जीवों के अलग अलग वैरायटी को बोलते हैं जैव विविधता, इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो सदाहरित वन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा साथियों, सदाहरित वन, जहां पूरे वर्ष वर्षा होगी वहां वन क्या होगा, सदा हरा भरा रहेगा साथियों, इसलिए उसका नाम है सदाहरित वन। और जहां सदाहरित वन होंगे साथियों, हरा भरा रहेंगे साथियों, वहां अनेक तरह के प्रजाति रहेंगे साथियों, अनेक तरह के पशु रहेंगे साथियों, और वो इतने जहरीले, कुछ पशु ऐसे भी होंगे साथियों जो जहरीले होंगे, इसलिए मानव का प्रवेश करना बहुत ही कठिन हो जाएगा साथियों। इसलिए ये जंगल हरा भरा भी रहता है, लेकिन साथियों अगर सोच लो, जिस जंगल में धरती के सबसे दरिद्र प्राणी मानव का अगर नजर चला गया तो वो जंगल क्या मिट्टी तक नहीं बचेगा यार। तो इसलिए
भगवान ने बड़ा सेट करके भेजा, जंगल को अगर खत्म कर दोगे सांस तुम कैसे लोगे यार। तो इसलिए इन्होंने, भगवान ने क्या किया, एक से एक जानवर को भेजा, और ये जानवर क्या करता है, एक बार मनुष्य खाली यहाँ चींटी ऐसा मिलता है ना, ऐसा चींटी मिलेगा कि एक बार आप उसका लार अगर गिर जाएगा ना तो इतना जहरीला होता है आप मर सकते हैं। समझ पाए सर। इसके बाद साथियों कुछ ऐसा भी क्षेत्र होगा, कुछ ऐसा भी क्षेत्र होगा जहां वर्षा कम हो रही होगी। सब जगह तो समान वर्षा तो हो नहीं रहा है। कुछ ऐसा भी क्षेत्र होगा जहां पूरे वर्ष वर्षा होगी, और कुछ ऐसा भी क्षेत्र होगा साथियों जहां बहुत कम वर्षा हो रही होगी। तुम देखोगे तो इसी जगह के बीच में है साथियों, सालों भर सूर्य लंबा चमकती है साथियों। इसलिए यहाँ अफ्रीका के लोग साथियों मंगरेला की तरफ कैसा होता है साथियों, काला होता है। दूसरा केस ये है कि जहां वर्षा कम होगी साथियों, वर्षा जहां कम होगी, जहां कम वर्षा होगी, तो वहां के वनस्पति कैसे होंगे, आइए इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ लिए थे कि इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ऐसा भी क्षेत्र है जहां पूरे वर्ष वर्षा होगी। जहां पूरे वर्ष वर्षा होगी तो पूरे वर्ष वर्षा कहां होती है, तो ये याद कीजिए ना, ये कि भूमध्य रेखा के बीच, भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र में ये पूरे वर्ष वर्षा होगी साथियों। और जब पूरे वर्ष वर्षा होगी तो वहां के वनस्पति कैसे होंगे, हम इसी के बारे में चर्चा किए थे साथियों। अब हम यहाँ दूसरा ये चर्चा करेंगे कि जहां कम वर्षा होगी, ऐसा क्षेत्र भी होगा जहां कम वर्षा होगी साथियों। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है सालों भर सूर्य एक जगह चमकता नहीं, कभी यहाँ चमकेगा तो कभी यहाँ चमकेगा तो कभी यहाँ चमकेगा, तो सालों भर एक जगह नहीं चमकता है, इसलिए मौसम का परिवर्तन भी होते रहेगा साथियों। तो कभी कम वर्षा, कभी ज्यादा वर्षा, कहीं पूरे सालों भर वर्षा होगी। तो हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे मित्रों, ठीक है। और जहां कम वर्षा होगी साथियों, जहां कम वर्षा होगी वहां क्या पाए जाएंगे, घास पाए जाएंगे। और उस घास का नाम क्या है साथियों, उष्णकटिबंधीय। क्योंकि ये क्षेत्र क्या है साथियों, इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उस घास के मैदान को उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं साथियों, ठीक है। अब ये गलती से भी नहीं पूछ देना कि सर यहां से कौन सा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा, वो हम आगे चल के विस्तार से पढ़ाएंगे। बस अभी इतना ही याद रखना कि जहां कम वर्षा होगी वहां घास पाए जाएंगे, और जहां पूरे वर्ष वर्षा होगी वहां की वनस्पतियां, वहां जो वन पाए जाएंगे, जो वहां के जंगल होंगे वो सदा हरित वन होंगे, यानी कि वो जंगल सदा हरा भरा होगा। और इस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, इस जो गर्म क्षेत्र, उष्ण मतलब होता है गर्म, जो गर्म क्षेत्र में जो घास पाए जाते हैं उस घास को हम लोग सवाना घास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सवाना घास भी कहा जाता है। ये कहां पाए जाएंगे, जहां कम वर्षा होगी वही सवाना घास पाए जाएंगे। सवाना घास को हम लोग क्या बोले, आवाज आ रहा है क्या, मतलब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना घास का मैदान कहते हैं साथियों। जो उष्णकटिबंधीय मतलब होता है गर्म, तो गर्म क्षेत्र में जो घास पाए जाएंगे उसे सवाना घास कहा जाता है। समझ में आया, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, नाम सुना होगा। सवाना घास भी 3 प्रकार के होते हैं। सवाना घास भी 3 जगह उगते हैं साथियों। पहला होता है ग्रासलैंड सवाना, ग्रासलैंड सवाना। दूसरा होता है पार्कलैंड सवाना, पार्कलैंड सवाना। और तीसरा होता है वुडलैंड सवाना, ठीक है साथियों। पहला होता है ग्रासलैंड, दूसरा होता है पार्कलैंड, तीसरा होता है वुडलैंड। जो ग्रासलैंड सवाना होगा यहाँ घास की अधिकता होगी साथियों, यहाँ घास की अधिकता होगी साथियों, यहाँ सबसे अधिकतर घास ही पाए जाएंगे। और ये जो पार्कलैंड सवाना होगा यहाँ घास के साथ वृक्ष भी पाए जाएंगे साथियों, घास के साथ वृक्ष पाए जाएंगे, तो इसको पार्कलैंड सवाना कहेंगे। जहां घास के साथ वृक्ष पाए जाएंगे उसे पार्कलैंड सवाना कहेंगे, और जहां केवल घास पाए जाएंगे उसे ग्रासलैंड कहेंगे। और जहां केवल ही वृक्ष पाए जाएंगे साथियों, केवल वृक्ष की अधिकता होगी साथियों, केवल वृक्ष की अधिकता होगी, उसे वुडलैंड सवाना कहा जाता है। जैसे ब्राजील का कंपोज, ये सब क्या है, सवाना घास का मैदान है। अफ्रीका में वर्षा कम होती है साथियों, अफ्रीका में वर्षा कम होती है, तो वो वहां कौन सा घास का मैदान पाए जाएंगे साथियों, सवाना घास का मैदान पाए जाएंगे। अफ्रीका में कौन से घास का मैदान पाए जाएंगे, सवाना। सवाना घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ग्रासलैंड सवाना, पार्कलैंड सवाना, फिर वुडलैंड सवाना। ग्रासलैंड सवाना जहां होगा वहां घास की अधिकता होगी, केवल घास ही घास पाए जाएंगे साथियों। और जहां पार्कलैंड होगा वहां घास और वृक्ष दोनों पाए जाएंगे, और जहां वुडलैंड होगा वहां वृक्ष की यानी कि गाछ की अधिकता होगी साथियों। ये केस स्टडी दूसरा था सर, मतलब जहां पूरे वर्ष वर्षा होगी वहां के वनस्पति कैसे होंगे, हमने इसके बारे में चर्चा किया। जहां कम वर्षा होगी साथियों वहां का वनस्पति कैसे होंगे, हमने उसके बारे में चर्चा किया। जहां कम वर्षा होगी तो वहां कौन से घास पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय घास। इसी उष्णकटिबंधीय घास को क्या कहा जाता है, सवाना घास का मैदान भी कहा जाता है। समझ में आया। और सवाना घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, हमने आपको बता दिया, ठीक है सर। कर्क और मकर के बीच में ऐसे भी क्षेत्र पाए जाएंगे जहां पूरे वर्ष वर्षा होगी साथियों। दूसरा, ऐसे भी क्षेत्र पाए जाएंगे जहां कम वर्षा होगी साथियों। अब किस जगह यहां कर्क और मकर के बीच में किस जगह कम वर्षा होगी ये बताने की जरूरत नहीं है, खुद आप पकड़ लेंगे। इसके बाद अगर मौसमी वर्षा होगी, मौसमी वर्षा मतलब समझे या नहीं समझे, मौसमी वर्षा कोई समझते हो, बता मौसमी वर्षा किसे कहेंगे। इसको मौसमी वर्षा मतलब ये से समझना कि किसी विशेष मौसम में वर्षा होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, मौसमी वर्षा। जैसे भारत में किसी खास मौसम में ही वर्षा होती है, सालों भर वर्षा थोड़ी होती है, किसी खास मौसम में हो जाती है वर्षा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसमी वर्षा। मतलब क्या होगा कि साल भर यहाँ वर्षा नहीं होगी, किसी खास मौसम में वर्षा होगी। जैसे यहाँ जून जुलाई के बाद यहाँ वर्षा होना शुरू होता है, क्या जनवरी फरवरी में वर्षा होती है, नहीं, किसी खास मौसम में वर्षा होती है, तो उस वर्षा को हम लोग बोलते हैं मौसमी वर्षा। ये केवल मतलब कुछ समय के लिए ही होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है 3 महीना वर्षा हुई साथियों, तो 3 महीना वर्षा हुई कि 9 महीना, 3 महीना पेड़ पौधों को पानी मिलने वाला है, और 9 महीना पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलने वाला है। कुछ महीने पेड़ पौधों को पानी मिलने वाला है, और इसके बाद कुछ महीने के बाद पेड़ पौधों को पानी नहीं भी मिलेगा, कि ये वनस्पति को पूरे वर्ष इसमें पानी नहीं मिलता है। कह सकते हैं कि इसमें कोई भी वनस्पति मतलब पेड़ पौधे को, वनस्पति को इसमें पूरे वर्ष पानी नहीं मिलता है, पूरे वर्ष पानी नहीं मिलता है। हम एक बात आपसे हम पूछते हैं कि जब इसको पूरे वर्ष पानी नहीं मिल रहा है तो ये क्या करेगा, बता। अपने पत्ते को मोड़ लेगा, पत्ती को कटा बना देगा। जिस महीने में पानी नहीं मिलेगा वो पत्ती को, पेड़ पौधे अपने पत्ती को क्या करेंगे साथियों, गिरा देंगे।
अपने पत्ती को क्या करेंगे, गिरा देंगे। जब अपने पत्ती को किसी खास मौसम में गिरा देते हैं तो इस प्रकार के वन को क्या बोलते हैं साथियों, पर्णपाती वन। क्या बोलते हैं मित्रों, पर्णपाती। पर्ण मतलब होता है पत्ती, पर्ण मतलब होता है पत्ता, और पाती मतलब होता है गिरा देना। पर्ण मतलब क्या होता है, पत्ता, और पाती मतलब होता है गिरा देना। तो जब अपने पत्ते को गिरा देता है तो उस प्रकार के जंगल को पर्णपाती वृक्ष या पर्णपाती वन कहते हैं साथियों। समझ में आया। जहां मौसमी वर्षा होंगे वहां किस प्रकार के वन पाए जाएंगे साथियों, पर्णपाती वन पाएंगे। क्यों पाए जाएंगे साथियों, तो कुछ वर्ष क्या होगा, मौसमी वर्षा मतलब ही होता है कि कुछ वर्ष वर्षा होगी, किसी खास मौसम में वर्षा होगी, और बाकी बात पूरे सालों भर इनको वनस्पति को पानी नहीं मिलने वाला है। और जब पानी नहीं मिलेगा तो अपने पत्ती को क्या करेगा, झाड़ देगा। और जब झाड़ेगा तो याद करो, वाष्पोत्सर्जन, पेड़ पौधे जो है जल का हानि करता है। तो जब जल की हानि करने के लिए जल को उड़ा, अगर जल को उड़ा देगा, पत्ती रहेंगे तो जल को उड़ा देंगे। जब जल को उड़ा देंगे तो पानी कहां से आएगा, क्योंकि उस समय पर्यावरण में पानी नहीं रहता है। तो इसलिए साथियों उस समय क्या करता है, उस समय क्या करता है, पेड़ पौधे जो है अपने पत्ती को गिरा देते हैं। इस प्रकार के वन को क्या बोलते हैं, पर्णपाती वन बोलते हैं साथियों। और वही जाती है, गांव की महिला सब जाती है और पलाह बोलने के लिए, पत्ता को बोलते हैं पलाह। तो वही जाएगी ऐसे मारे कि मारेगी डिस्को डांस, डिस्को डांस। हम आपसे ये पूछते हैं, बताओ ये जंगल ज्यादा घना होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनके पत्ते तो झड़ रहे हैं, इनकी सघनता यानी कि घना क्या होगा, ये मित्रों कम होगा साथियों। घना क्या होगा मित्रों, कम होगा। सारा चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। जब घना कम होगा तो वृक्ष की प्रजातियां कम पाई जाएंगी कि नहीं, वृक्ष की प्रजातियां कम पाई जाएगी कि नहीं, बताओ। मतलब अलग अलग वैरायटी के वृक्ष कम पाए जाएंगे कि नहीं। याद रखना ये कम घना है, तो जब कम घना है तो यहाँ जीव जंतु भी नहीं रहेंगे, और जब जीव जंतु नहीं रहेंगे तो वहां एक दरिद्र का आगमन हो जाएगा। दरिद्र कौन है जानते हो, मनुष्य। मनुष्य क्या करेगा, इस जंगल का दोहन करेगा, इस जंगल का क्या करेगा, दोहन कर देगा ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये घना नहीं है। तो जब घना नहीं है तो जीव जंतु यहां नहीं रहेंगे, और जब जीव जंतु नहीं रहेंगे तो मनुष्य को कोई चीज का डर ही नहीं लगेगा। तो इसलिए इस जंगल का क्या होगा साथियों, इस जंगल का क्या हो जाएगा, पूरी तरह से दोहन होगा साथियों। इसको काटा, खूब काटेगा ये जंगल। समझ में आया। और साथियों याद रखना, भारत में जो सर्वाधिक वनस्पतियां पाई जाती है यही पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती है साथियों। जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्णपाती वनस्पति, जैसे साग, जैसे हुआ शीशम, हुआ सागवन, हुआ, ये सब क्या है, पर्णपाती वनस्पतियां हैं। साल के कुछ महीने में उनको पानी जब मिलता है तो पत्ते हरे भरे उग जाते हैं। इसके बाद साल के कुछ महीने में साथियों वो अपने पत्ते को झाड़ देते हैं पानी की कमी के कारण। पूरे वर्ष जहां वर्षा होगी तो इसका जो पत्ता होगा चौड़ा चौड़ा होगा। काहे चौड़ा चौड़ा इसलिए होगा क्योंकि उसको वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करना है, क्योंकि पानी ज्यादा है तो वो ज्यादा पानी को बाहर निकालेगा, तो इसलिए उसका पत्ते चौड़े चौड़े होंगे। समझ में आया। और इसमें क्या है साथियों, इसमें मौसम खास किसी 2 के 3 महीने वर्षा होंगे, और 2 से 3 महीने इसके बाद बाकी बार क्या होगा, एकदम छूछे रहेगा। छूछे मतलब सूखे रहेगा। भारत में मौसमी वर्षा होती है, तो जब भारत में मौसमी वर्षा होती है तो वहां कौन बन पाए जाएंगे, पर्णपाती वन। समझ में आया। ये है साथियों बिहार। अब हम आपको बिहार की बात करते हैं। ये है आपका बिहार। तो ये बिहार का ये हुआ पश्चिम, ये हुआ पूरब। तो बिहार में भी क्या पाए जाएंगे, बिहार में भी पर्णपाती वन पाए जाएंगे। जब पूरे भारत में पर्णपाती वन पाए जाएंगे तो बिहार में भी पर्णपाती वन पाए जाएंगे। समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। और लेकिन साथियों पश्चिमी भाग में, बिहार के पश्चिमी भाग में वन पाए जाएंगे, यहाँ की वनस्पति पाए जाएंगे साथियों। यहाँ पश्चिमी भाग में शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाए जाएंगे, और दक्षिणी भाग में आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाए जाएंगे। अब ये आर्द्र क्या होता है, ये शुष्क क्या होता है, यानी कि इस क्षेत्र में साथियों, इस क्षेत्र में शुष्क मतलब होता है सूखा, शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाए जाएंगे साथियों। और इधर क्या पाए जाएंगे, आर्द्र मतलब होता है नमी, आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे, इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। ये आर्द्र मतलब क्या होता है और ये शुष्क मतलब क्या होता है हम बताएंगे। तो साथियों वनस्पति के आधार पर बिहार को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला पश्चिमी भाग में, बिहार के पश्चिमी भाग में शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाए जाएंगे, जबकि पूर्वी भाग में साथियों, पूर्वी भाग में आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाए जाएंगे। कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां मौसमी वर्षा होती है, कहां, कर्क और मकर के बीच। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां अत्यंत ही कम वर्षा होती है साथियों, अत्यंत ही कम वर्षा होती है, अत्यंत ही कम। यहां तो कम वर्षा था, यहां अत्यंत ही कम वर्षा, लमसम में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र है, कहां साथियों, कर्क और मकर रेखा के बीच कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी कि अत्यंत ही कम वर्षा होती है। यहाँ आपको मरुस्थल या मरुभूमि क्षेत्र यही पाए जाएंगे साथियों, अत्यंत ही कम वर्षा वाले क्षेत्र यहाँ मरुस्थल पाए जाएंगे साथियों। और ये क्षेत्र कहां हो सकता है साथियों, ये पहाड़ी क्षेत्र में भी हो सकता है, मैदानी क्षेत्र में भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि मैदानी क्षेत्र में पूरा वर्षा हो, वहां पहाड़ी क्षेत्र में भी हो सकता है, मैदानी क्षेत्र में भी ये क्षेत्र हो सकता है। कौन, अत्यंत ही कम वर्षा वाला क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में भी हो सकता है, मैदानी क्षेत्र में भी हो सकता है साथियों। यहाँ जो है कैसे वृक्ष पाए जाएंगे, बताओ मित्रों, कैसे वृक्ष पाए जाएंगे, कंटीले वृक्ष पाए जाएंगे साथियों। याद है कुछ, याद आ रहा है, 0 फाइट बताए थे ना। यहाँ के वृक्ष क्या होंगे साथियों, यहाँ के वृक्ष क्या होंगे, इनको यहाँ पानी की मात्रा कम है साथियों, पानी यहाँ कम है। अब वृक्ष को क्या चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन ये पानी चाहिए तो पानी को सोखने का काम कौन करता है, जड़ को ही ना पानी चाहिए। अब ये जड़, इनका वृक्ष का जड़ क्या होगा, नीचे तक बहुत गहराई तक जाएगा, और गहराई तक जाने के बाद पानी को छुएगा। इसलिए जो मरुस्थलीय यानी कि अत्यंत ही कम वर्षा वाले क्षेत्र में साथियों जो वृक्ष होंगे, मरुस्थलीय वृक्ष होंगे साथियों, वो उनका जो जड़ होता है बहुत गहरा तक होता है, मतलब बहुत गहराई तक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके यहाँ पानी जो है, पानी बहुत ही नीचे होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है साथियों, भूमिगत जल जो होता है वो बहुत ही नीचे होता है। और ये जड़ जो है उस पानी को लेने के लिए अपने ये क्या करता है, गर्त बना देता है, बहुत ही गड्ढा में चला जाता है साथियों।
यानी कि इनका जो जड़ होगा साथियों वो बहुत ही गहराई में होगा। और यहाँ वृक्ष कैसे होंगे साथियों, कटीले वृक्ष होंगे। और यहाँ का जो तना का जो छाल होगा साथियों, तना का जो छाल होगा वो कैसे होंगे साथियों, मोटे मोटे होंगे साथियों। काहे मोटा होगा, क्योंकि पानी को बचाने के लिए वो छाल को अपना क्या करेगा मित्रों, मोटा कर देगा मित्रों, क्योंकि ये क्षेत्र में पानी की ऑलरेडी कमी होती है। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कितने केस बनते हैं साथियों, 4 केस। यहाँ क्या होगा, कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र आएंगे साथियों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र आएंगे जहां पूरे वर्ष वर्षा होगी। तो हमने बताया था कि यहाँ की वनस्पतियां कैसे होंगी, यहाँ क्या क्या पाए जाएंगे, ये हमने चर्चा किया था। और जहां कम वर्षा होगी साथियों, हमने अभी चर्चा किया कि यहाँ घास के मैदान पाए जाएंगे। और यहाँ जहां मौसमी वर्षा होगी, क्या क्या पाए जाएंगे, हमने इसके भी बारे में चर्चा किया। और जहां अत्यंत ही कम वर्षा होगी साथियों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ये हम किसके बारे में चर्चा करें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में साथियों, यहाँ क्या होगी मित्रों, यहाँ ये चीज पाए जाएंगे। समझ में आया? सर आज इतने भरी रहने देता, ठीक है।